अब एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। सीसीटीवी घोटाला, एक नहीं 2 जगह होती थी चढ़ावे की काउंटिंग। महाकुंभ के दौरान 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए, एक काउंटिंग रूम परिसर के अंदर पीएफसी बिल्डिंग में, दूसरा काउंटिंग सेंटर परिसर के भीतर पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी के सेंटर में ही कैमरा और मॉनिटर स्क्रीन भी है। 10 नए कर्मचारियों की पुलिस चौकी में ड्यूटी और नोटों को छांट कर ही गड्डियां बनाने, मशीन से गिनने का काम। वहीं अनुकल्प, अविनाश, करुणेश, लवकुश की पुलिस चौकी में ही ड्यूटी। स्वतंत्र पांडे, रविंद्रनाथ, तरुण, हिमांशु ने भी नौकरी छोड़ी। हालांकि इसके बाद मनीष यादव, रमाशंकर की एंट्री कैश काउंटिंग रूम में हुई। हालांकि पहरेदारी में एसआईएस सिक्योरिटी, कभी कभी सीआरपीएफ वाले भी आते थे और मॉनिटरिंग रूम में ही 2 से 3 लोगों की ड्यूटी रहती थी। काउंटिंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग में ध्यान नहीं दिया जाता था और ध्यान ना दिए जाने की वजह से चोरी की पूरी गुंजाइश भी है। अभिजीत, जब इतनी परतें अब खुल रही हैं, इतनी लापरवाहियां अब सामने आ रही हैं, तो एक्शन के नाम पर जिम्मेदारी तय होगी कैसे? एक और सवाल कर रही हूं क्योंकि पूरी जांच को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रस्ट भी भंग हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब जिम्मेदारियां तय होंगी तो पदाधिकारी और सदस्यों को पीछे भी हटना पड़ेगा, यानी कि उन पर भी कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई होगी तो ट्रस्ट में आखिर बचेंगे कितने लोग, क्योंकि सभी कार्रवाई के जद में है। अगर आप बात करें चंपत राय की, इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा इस्तीफा हो चुका है, जो अध्यक्ष हैं अस्वस्थ हैं, उसके अलावा एक सदस्य अन्य हैं जो कि मृत हो चुके हैं। तो ऐसे में ट्रस्ट की संरचना पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस ट्रस्ट का भविष्य क्या होगा, या फिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना होगा। भंग करने की मांग तो हो ही रही है कि जांच के दायरे में जब ट्रस्ट आ गया और ट्रस्ट में इतनी बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी देखी जा रही है, तो फिर ट्रस्ट को भंग करके इसको पुनर्गठित किया जाए। तो मांग ये लगातार उठ रही है, लेकिन एसआईटी की जांच पूरी होने तक शायद इंतजार करना पड़े। उसके बाद बड़े फैसले, कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सुरभि, बिल्कुल अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन, अगर कोई हेल्पर भी घर पर रखता है तो उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाती है। यहाँ पर ना आई कार्ड इन लोगों के पास था, ना इनका पूरा पता था, ना इनके पिता का नाम था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और सीसीटीवी निगरानी जैसा इतना बड़ा काम, नाक के नीचे सभी के ये पूरी वारदात चलती रही। किसी ने ये तक नहीं देखा कि निगरानी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। लोग बाहर घूमते रहते थे, बस ड्यूटी पूरी करते थे और घर चले जाते थे, और इसके नीचे ये चोरी की वारदात को अंजाम तो दिया ही जा रहा था। निश्चित रूप से ये सारी की सारी नौकरियां सिफारिशी नौकरियां थी, और सिफारिशी नौकरियों के बावजूद एक सबसे बड़ी बात जो होती है, जो पुलिस वेरिफिकेशन और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो एक अपने आप में एक ऐसा हाइपर सेंसिटिव जोन है जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तमाम तरह के वो अपरेटस लगाए गए हैं, जिसकी लोग एक तरह से कह सकते हैं मिसाल देते हैं। लेकिन जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत थी, उन ग्राउंड स्टाफ का किसी भी तरीके का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया, उनका कोई चेकिंग नहीं था। सिर्फ उनकी एक ही काबिलियत थी कि वो किसी के जानने वाले हैं, और उसी आधार पे उनको वहां पे नौकरी दी जा रही थी। और ये नौकरी भी इस तरीके से दी जा रही थी कि उसका कोई प्रोफेशनल वे नहीं था, और इसका असर देखने को मिला। और पूरा सिंडिकेट एक तरीके से काम किया, एक ऐसा सिंडिकेट जिसने एक उस घटना को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई शायद सोच भी नहीं सकता था, और एक तरीके से आस्था और विश्वास के साथ, एक लोगों के आस्था और विश्वास के साथ जो कुछ भी हुआ उसके हम और आप गवाह बन रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है, जांच के दायरे में, जांच के जद में जो लोग सामने आए हैं और उसका दायरा बढ़ा है, उससे कम से कम इतना ज़रूर पता चलेगा कि जो लोग भी वहाँ काउंटिंग सेंटर और तमाम तरह के ट्रस्टी और सब लोग मौजूद हैं, उनके अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे तो इस तरह की जो बातें समझ निकल कर सामने आ रही है कि फलाना व्यक्ति कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गया, उस बीच का जो कैसे कुछ से बहुत कुछ हुआ, वो सारे कुछ एसआईटी में ज़रूर सामने आ जाएगा, और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, इसकी बात उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि एसआईटी जांच का जब दायरा बढ़ाया गया है, तो जो ट्रस्ट की बैठक थी, उस बैठक को भी शायद अब 6 तारीख से आगे करने की बात हो रही है, क्योंकि ये हो रहा है कि जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपे उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग करें और उस मीटिंग में फिर फैसला करें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसमें चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर होना है और भी तमाम तरह की चीजें शामिल हैं। ठीक है, यानी कि बैठक भी आगे, अब इसकी भी तारीख बढ़ाई गई है। आगे बढ़ते हुए चढ़ावा चोरी का चौथा चरण भी जान लेते हैं, जो कि है गहना घोटाला।
कैश के अलावा गहनों की भी बड़ी पैमाने पर चोरी की खबर है। गहनों की आसानी से चोरी कर ली जाती थी, निगरानी ना होने की वजह से चोरी आसान थी। कैश और आभूषणों का कोई हिसाब नहीं होता था। इससे पहले चरण में हमने आपको बताया कि निगरानी नहीं थी, तो फिर गहनों की आसानी से चोरी होना तो मामूली बात है। तो चढ़ावा चोरी का ही चौथा चरण गहना घोटाला, जहां मंदिर का दान पुलिस चौकी काउंटिंग रूम में जाता था। काउंटिंग रूम में कैश और आभूषण अलग किए जाते थे। दान के कैश आभूषण का कोई हिसाब ही नहीं होता था। हालांकि मॉनिटरिंग ना होने से चोरी आसानी से की जाती थी और आभूषण को गणनाकर्मी आसानी से चोरी कर लेते थे। नए गणनाकर्मी दान के आभूषण को गायब करते थे, जिससे यह साफ है कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से सीसीटीवी कैमरास की निगरानी के बावजूद ब्लाइंड स्पॉट्स तक इन्हें पता थे और उसी की बदौलत नए गणना कर्मी दान के आभूषणों को करते थे गायब। वहीं सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे में आने वाली ज्वेलरी का भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, जिस वजह से चढ़ावा चोरी के लिए चोरी करना आसान हो गया। चोरों के लिए ये बहुत आसान बन गया था और यही कारण है कि सिक्योरिटी भी है। सुनिए अनुकल्प मिश्रा के दोस्त का इस मुद्दे पर क्या कहना है। सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारे हिसाब से जितनी सिक्योरिटी आम नागरिक के लिए है, अगर उसकी आधी भी सिक्योरिटी अगर ट्रस्ट के लोगों के लिए हो जाए तो वो बेहतर रहेगा। अभिजीत, सवाल कई हैं और जब हम दानदाताओं से भी बात करते थे तो वो बताते थे कि उनके पास तो कोई चिट नहीं आती थी, कोई सबूत नहीं होता था कि उन्होंने जो चढ़ावा दिया है उसका कोई रिकॉर्ड हो। इसके बाद इन्हीं आभूषणों को पिघाल दिया जाता था और बैंगलोर तक। मेरा सवाल यह है, रिकवरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैरेलली जांच के इस दायरे में यह जानना भी जरूरी है कि ये तार किस किस के कहां तक जुड़े हैं। जी निश्चित तौर पर, और ज्वेलरी के मामले में खासकर जब कैश के साथ साथ जो ज्वेलरी दान पात्र के माध्यम से आते था उसको छांटने के लिए जो लोग काउंटिंग रूम में बैठे हुए थे, वही उसमें से ही 4 लोग जो है वो आरोपी हैं। और वहां पर ये देखने के लिए कि कितना कैश और कितनी ज्वेलरी आई, वो वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं होता था। और जब कैश काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ये तमाम वॉलंटियर्स बाहर निकलते थे, उसके बाद उनकी कोई फ्रिस्किंग नहीं होती थी। मान लीजिए कि कोई कान की बाली या छोटा चेन या अंगूठी या कोई चीज़ है, तो वो बहुत ही आसानी से उसको लेकर जाया जा सकता था। लाखों में उसकी कीमत थी और इस तरीके से भी बहुत सारे आभूषणों की चोरी हुई। वो लेकर बाहर गए और उसके बाद जब रिकवरी हुई है, रिकवरी में भी कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, लेकिन ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो इनके द्वारा बेच दिया गया, उसको इनकैश कर लिया गया था। तो जिस तरीके की प्रणाली, जिस तरीके का सिस्टम चल रहा था, वो सिस्टम अपने आप में इतना लचर था कि चोरों के लिए पूरी गुंजाइश थी और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि पकड़े कभी नहीं जाएंगे। और ये आदत उनकी ऐसी हो गई थी कि इनके 100% अटेंडेंस होते थे। जब पैसों की लत लगी तो ये कभी छुट्टी भी नहीं लेते थे, काम पर हमेशा जाया करते थे। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। ठीक है अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। कुमार कुंदन, क्या माना जाए, जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हम एक एक कर किस तरीके से घोटाला हुआ ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन अब एक्शन की बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए, 2-3 बातें बहुत सामने हैं और बहुत स्पष्ट है। आरोप भी बहुत स्पष्ट है। पहले आरोप तो ये है कि मंदिर में चोरी हुई, वो है कैश की चोरी हुई। दूसरा आरोप ये भी है कि तीर्थ क्षेत्र ने औने पौने दामों में और फिर अपनी मर्जी से ज़मीनें खरीदी। तो दोनों आरोप अलग अलग हैं और इन दोनों आरोप के दायरे में एसआईटी अपना जांच का दायरा बिठाए हुए है। अब एसआईटी को जब ज़्यादा समय मिला है तो निश्चित रूप से मंदिर में दान चोरी से इतर भी जितने भी डील हुए हैं उन डील में भी एसआईटी जाएगी और निश्चित रूप से जो 5 साल का लेखा जोखा है उसमें वो हर कोई शामिल होगा, जिसके बारे में इस बात का आरोप है कि कल तक वो कुछ नहीं था, आज वो बहुत कुछ हो गया है। तो निश्चित रूप से जो दायरा बढ़ा है उस दायरे के बढ़ने से एक तरीके से कई सारी चीज़ें ऐसे निकल कर सामने आएगी जिसके बारे में हम और आप अनभिज्ञ हैं, या फिर ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों की जुबानी हो रही है, उसको लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। खास करके तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों को लेकर जिस तरह की बातें हैं कि चाहे वो अनिल मिश्रा हो या कोई और हो, तो निश्चित रूप से जब दायरा बढ़ेगा तो उस दायरे में ऑडिट में कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़मीन की ऑडिट है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ज़मीन अगर 1 रुपये की थी तो जानबूझ के उसको 10 गुना ज़्यादा कीमत पे खरीदा गया। इस तरह के आरोप हैं। उन आरोपों का जवाब एसआईटी के जांच में निकल के सामने आएगा और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं जो नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। इसीलिए टीवी9 लगातार चरणबद्ध तरीके से एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि कैसे
चढ़ावा चोरी मामले में बड़े पर्दाफाश हुए हैं, इसलिए अब है अगला चरण और वो है 5वां चरण, भगवान घोटाला।